साथियों, इतिहास की इस शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए और पहली वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक आप लगातार देखते जाइए। आपका हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो साथियों, आज पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उसका पता कैसे चला, उसका कालक्रम क्या था, इन सारे विषयों को हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला था, किस प्रकार की थी सिंधु सभ्यता, उसकी आकृति कैसी थी। तो इस सारे चीजों को देखने के बाद आज जो सिंधु सभ्यता का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके जो केंद्रीय नगर हैं, इसमें 3 केंद्रीय नगर पाए गए थे, जिसमें एक हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा धौलावीरा। तो दोस्तों, आज हम लोग इन केंद्रीय नगरों में से 2 प्रमुख, सर्व प्रमुख नगरों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो पहला नगर है उसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आज की जो वीडियो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ध्यान में रखकर बनाई गई है। चैनल पर आप नए हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। चलिए, अपना लाइक देते रहिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया जो लाइक है, आपका जो समर्थन है, वो हमारी ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो हेडिंग मैंने डाल रखी है हड़प्पा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हड़प्पा नाम की जो हेडिंग है वो पड़ी हुई है। आज हड़प्पा से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे और प्रयास करेंगे कि सरल भाषा में इस विस्तृत और व्यापक सभ्यता को समझा जा सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। देखिए, जो आपका कह सकते हैं हड़प्पा नामक जो नगर है दोस्तों, ये पश्चिमी जो कह सकते हैं पंजाब में है। ठीक है, पश्चिमी पंजाब का मतलब वो हिस्सा जो इस समय कहां पर है। पश्चिमी पंजाब का मतलब हो गया, पश्चिमी पंजाब से मेरा तात्पर्य है कि जो इस समय कहां पर है, ये इस समय पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का एक जिला था जिसे कभी मांटगोमरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? इसको कहा जाता था मांटगोमरी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मांटगोमरी नाम का जिला है और इस जिले से इस सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। अच्छा, पहले इसको मांटगोमरी कहा जाता था, तो अब भी तो किसी ना किसी नाम से जाना जाता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखिएगा कि इस मांटगोमरी जिले को, जिसे कभी मांटगोमरी के नाम से जाना जाता था, अब इसे शाहीवाल जिला कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो वर्तमान में इसको हम कहते हैं शाहीवाल। पाकिस्तान का ये एक जिला है, तो शाहीवाल जिला ये पहला सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल था जिसकी खोज हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रथम स्थल था जिसको खोजा गया, पहला स्थल था जिसकी खोज हुई। और दूसरी बात दोस्तों, ये भी याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि 3 केंद्रीय नगर थे, जिसमें पहला नगर जो था वो हड़प्पा था। तो 3 केंद्रीय नगरों में जो खोजा जाने वाला पहला नगर था वो हड़प्पा था। तो 3 केंद्रीय नगरों में ये एक प्रकार का कैसा नगर था? केंद्रीय। ठीक है, इसके अलावा 2 नगर और कौन से हैं? तो ये एक केंद्रीय नगर था और 2 प्रमुख नगर और थे, जिनमें एक को हम कहते हैं आपका हड़प्पा, दूसरे को कहते हैं मोहनजोदड़ो और तीसरे को कहा जाता है धौलावीरा। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा ये वहां के सर्वप्रमुख या केंद्रीय नगर थे। अच्छा, दूसरी बात ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी जो खोज है वो 1921 में हुई है। कब हुई है? तो खोज का जो वर्ष है साथियों, वो क्या हो जाएगा? 1921 में हुई है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई है? 1921 में। किसने खोजा है इसे? तो दयाराम साहनी नाम के एक इतिहासकार थे। क्या नाम था? राय बहादुर, इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। तो याद रखेंगे साथियों कि दयाराम साहनी ने इस स्थान की खोज की थी। ठीक है, तो दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया स्थल था, 1921 में खोजा गया था, एक प्रकार का केंद्रीय नगर था। और सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं उनमें से ये ध्यान रखिएगा कि जो पहला स्थल था या जो दूसरा स्थल था, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आज हमारा विषय यही है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई है, ये राय बहादुर, हड़प्पा की खोज तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की है। ठीक है, ये दोनों ही नगर किसके निर्देशन पर खोजे गए? तो याद रखिएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल, क्या नाम है? जॉन मार्शल। याद रखना है दोस्तों कि जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल बड़ा प्रमुख नाम है खासतौर पर इस अध्याय का। तो जॉन मार्शल जो है उन्होंने ही इसको खोजा था। और इसका जो नामकरण है, खासतौर पर सिंधु सभ्यता के नामकरण करता जो है, वो नामकरण जो है वो किसने किया था? तो नामकरण जो है वो किया था सर जॉन मार्शल ने।
इसलिए जॉन मार्शल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरी सभ्यता को नाम देने की बात हो, चाहे हड़प्पा को नाम देने की बात हो, तो इसको नाम जो प्रदान किया, इसका जो नामकरण किया है वो किसने किया है दोस्तों, तो वो जॉन मार्शल द्वारा ही किया गया है। ठीक है, एक इतिहासकार हैं, बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है दोस्तों, स्टुअर्ट पिगट। याद रखिएगा इनका नाम, ये बहुत जरूरी है। आप लोग जिस लेवल पर चाहें उस लेवल पर पढ़ सकते हैं। अगर छोटी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बराबर उपयोगी है। अच्छी तैयारी के लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो स्टुअर्ट पिगट नाम के जो वैज्ञानिक हैं, जो इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है, ये एक विशाल साम्राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, जिसकी दो जुड़वा राजधानियां हैं। जैसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, आपने देखा होगा इतिहास में काफी सारे राजा ऐसे हैं जिन्होंने दो राजधानियां बनाई थी। तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि ये जो हड़प्पा है, ये क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सिंधु सभ्यता की क्या है, दो जुड़वा राजधानियां हैं। तो राजधानी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बस ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य, एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां किसने बताया है, तो ये काम किया है स्टुअर्ट पिगट ने। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर थे वो दो भागों में बटे थे। आपको पता है कि एक हिस्सा जो था उसको पूर्वी टीला कहा जाता था। क्या कहते थे, पूर्वी टीला। ठीक है, ये पूर्वी टीला जो होता था, यहीं पर समाज के जितने भी सामान्य व्यक्ति रहते थे, जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं रंगई, बुधई, दिनऊ, मंगरू, ये जितने भी गरीब दुखिया हैं, या जो सामान्य जनता है, या जो सामान्य लोग हैं, ये सब कहाँ रहते थे, तो सामान्य लोग जो है वो यहाँ पर रहा करते थे। इसी को नगर कहा जाता था। क्या कहते थे, नगर। भाई सीधी सी बात है कि नगरों में हमेशा कौन रहेगा, जो आम आदमी है, जो गरीब दुखिया आदमी है, वो कहाँ रहेगा, वो नगरों में रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, एक जो पश्चिमी टीला था, ये जो पूरा, ये तो पूर्वी छोर हो गया, तो इसके सामने की दिशा या अपोजिट का जो डायरेक्शन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिमी टीला हो जाएगा। ये पूर्वी टीले की अपेक्षा ऊंचा था। देखा जाए तो हमने भी लाइन जो खींची है वो थोड़ा सा तिरछी खींची है। ठीक है, इसको पश्चिमी टीला कहा गया है। ये जो पश्चिमी टीला है, यहाँ पर जो है कह सकते हैं ये प्रशासनिक क्षेत्र था। क्या था, प्रशासनिक क्षेत्र। अब आप लोगों को भी पता है कि एक आम आदमी का जो आवास है उससे जो प्रशासनिक भवन है वो ज्यादा सुरक्षित होते हैं। तो ये जो पूर्वी टीला था ये गहरान पर था, और जो पश्चिमी टीला था दोस्तों ये ऊंचान पर था, यानी ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये प्रशासनिक स्थल है, और यहाँ इसको जो है ये कह सकते हैं कि ये चार दीवारी से घिरा होता था। ये कैसा होता था, इसके चारों ओर बाउंड्री पाई गई है, यानी चार दीवारी जो है वो हम कह सकते हैं कि वो पाई गई है। तो चार दीवारी किस, क्वेश्चन आपसे ज्यादा डीप में पूछेगा तो कहेगा कि कौन सा टीला गहराई में था, तो आप बताएंगे पूर्वी टीला। कौन सा टीला ऐसा था जो ऊंचाई पे था, तो पश्चिमी टीला। अगर कहता है कि कौन सा ऐसा टीला है जिसके चारों ओर बाउंड्री पाई गई है, या दीवार पाई गई है, या चार दीवारी पाई गई है, तो ये आप क्या बताएंगे कि ये हो जाएगा पश्चिमी टीला। ठीक है, प्रशासनिक जो राजधानी है वो कौन है, तो प्रशासनिक रूप से जो है पश्चिमी टीले में लोग रहते थे। यहाँ पर जितने भी सामंत थे या बड़े वर्ग के लोग थे ये सब रहा करते थे। ठीक है, आगे देखिए, पश्चिमी जो टीला है इसके जो है कह सकते हैं कि पश्चिमी टीला है, और इसके ठीक ऊपर एक टीला और पाया गया है। ठीक है, ये पश्चिमी टीला है, अब इसके ऊपर एक टीला और पाया गया, इसको कहा गया एफ टीला। क्या कहते हैं, एफ टीला। तो एफ नाम का जो टीला है ये कहां पर मिला है, पश्चिमी टीले के ऊपर पाया गया है, एफ नाम का टीला। ठीक है, एफ फॉर क्या होगा, फैट, फैट माने मोटा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि एफ टीला कहां पर मिला है, तो ये पश्चिमी टीले के ऊपर पाया गया है। ठीक है, और ये जो एफ टीला नाम आप देख रहे हो ना, ये नाम किसने दिया है, तो मार्टिन व्हीलर ने दिया है। किसने दिया है, व्हीलर द्वारा। ठीक है, मार्टिन व्हीलर नाम के इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको एफ टीला नाम दिया है। ठीक है, और यहीं से क्या मिला है दोस्तों, यहीं से, यहाँ से एक अन्नागार मिला है। अन्नागार आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, अन्नागार क्या है, अन्नागार का मतलब जहां से अनाज पाया जाए। ठीक है, देखिए अन्नागार का मतलब क्या होता है, अन्नागार का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे फूड को स्टोर करने की व्यवस्था। आज आप देखते होंगे एफसीआई है हमारे यहाँ, यानी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर देश के किसी भी राज्य में किसी भी तरह की आपदा आ जाती है, सपोज कीजिए बरसात का सीजन चल रहा है, उड़ीसा में बाढ़ आ गई, या बिहार की कोसी नदी ने उत्पात मचा रखा है,
अब वहां पर खेती बर्बाद हो गई, लोगों के लिए रहना खाना मुश्किल हो गया। उनको आवास तो मान लीजिए एक जगह कहीं भी इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन भोजन भी तो होना चाहिए। अब वो भोजन आएगा कहाँ से? तो वो भोजन उपलब्ध कराने के लिए बाकायदा एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उस जमाने में भी था, हम कह सकते हैं कि अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं जहां पर लोग अनाज को स्टोर कर देते थे। और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है, इस चीज को याद रखिएगा। जो अन्नागार था दोस्तों, इसमें 35 से 40 कमरे मिले हैं, 35 से 40 कमरे। आप सोचिए कि इतने कमरों में अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इतना ज्यादा कह सकते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, इतना मॉडर्न सभ्यता थी, अपने भूत भविष्य सबको सोच कर चलने वाली सभ्यता थी। तो ये चीज याद रखिएगा कि 35 से 40 कमरे मिले हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है। अगली बात आपको समझना है कि जहां पर अन्नागार होगा, जब अन्न है तो सीधी सी बात है कि वहां पर श्रमिक भी होगा, कृषक भी होगा। तो यहीं पर क्या कहते हैं, एफ टीले के पास से ही ये कहां पर मिला है, एफ टीला। एफ टीला नाम किसने दिया है, मार्टिन व्हीलर ने दिया है, ठीक है। यहीं से क्या मिला है दोस्तों, यहीं से 15 श्रमिक आवास मिले हैं। अब श्रमिक का मतलब कह सकते हैं जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे कृषक बंधु हैं, उनके जो है आवास पाए गए हैं। और कितने आवास मिले हैं, तो 15 आवास आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर, ये एफ टीले के पास यानी अन्नागार के पास। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार। किस टीले पर पाई गई है, एफ टीले पर। कौन सा टीला दुर्गीकृत होता था, तो पश्चिमी टीला। सारे क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखेंगे, इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन है वो मैं सब आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, तो श्रमिक आवास मिले हैं, साथ ही साथ ये श्रमिक वहां रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम भी तो करेंगे। अब यहाँ पर क्या मिला है, एक चबूतरा मिला है। और चबूतरों की संख्या कितनी है, 18 चबूतरे मिले हैं। तो याद रखिएगा कि एफ टीले के पास से श्रमिक आवास कितने मिले हैं, 15 मिले हैं। और वहीं पर क्या मिला है, तो वहीं पर आपका चबूतरा मिला है। और चबूतरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 18 चबूतरे मिले हैं। और इन चबूतरों का इस्तेमाल किस लिए करते थे, तो अनाज को कूटने के लिए किया जाता था। किस लिए, कुटाई के लिए, ठीक है, कुटाई हेतु जो है, यानी अनाज को कूटने के लिए 18 चबूतरे मिले हैं। और साथ ही साथ इस बात का पता कैसे चलता है, कुछ तो ऐसा साक्ष्य हाथ लगा होगा जिससे ये पता चलता हो कि हाँ, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि निराधार बिना आधार के ही बोल दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां से जौ और गेहूं के दाने मिले हैं। क्या मिला है, जौ और गेहूं। आपको पता है कि जौ और गेहूं सबसे पुरानी जो है, कह सकते हैं पहले मनुष्य द्वारा बोई गई जो फसल थी वो जौ थी। और मैंने पुराने वीडियो में भी ये बात आप लोगों को बता रखी है। अब देखिए, तो जौ और गेहूं के दाने प्राप्त हुए हैं। और इन दानों से ये पता चलता है कि यहाँ पर कुटाई का काम होता था, ठीक है। पश्चिमी जो टीला था वहां पर ये चीजें मिली। चलिए साथियों, एक चीज और समझने वाली बात है कि ये जो पश्चिमी टीला है, इसके दक्षिण में, किस जगह पर, दक्षिण में एक स्थान और प्राप्त हुआ है। एक लकड़ी की कब्र मिली है। कैसी मिली है, तो एक प्रकार की कब्र है, ठीक है। अब ये कब्र है और कैसी है ये, तो ये लकड़ी की बनी है, ठीक है, लकड़ी की कब्र मिली है। और यहीं पर क्या मिला है, RS-37 नामक एक बहुत कह सकते हैं कि बड़ा सा कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। क्या मिला है, कब्रिस्तान। ये जो RS-37 कब्रिस्तान है, माना जाता है कि ये कवर्ड था, यानी चार दीवारी से घिरा हुआ था, ठीक है। और इसमें 3 कमरे थे, 3 कमरे। इसका नाम RS-37 क्यों दिया गया, तो इसको भी समझ लीजिएगा कि इसमें टोटल इसकी जो आकृति थी वो कब्रें इस तरह से बनी हुई थी, ठीक है। अब इसको आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेजी का जो आर अक्षर है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी आकृति आर आकार की थी। और इसमें टोटल यानी कुल 37 कब्रें थी, इसीलिए RS-37 जो है नाम दिया गया है। अगला जो लाइन आपको समझनी है कि तांबे की यहाँ से एक टिक्का गाड़ी मिली है। तांबे की टिक्का गाड़ी, बच्चों के खेलने के लिए जो है टिक्का गाड़ी मिली है। और साथ ही साथ यहाँ से अभिलेखी मुहरें प्राप्त हुई है। क्या मिला है, तो मुहर प्राप्त हुई है। जितनी भी मुहर मिली है वो सारी की सारी कैसी है दोस्तों, अभिलेखी मुहरें हैं। और ये सेल खड़ी की बनी होती थी। किस चीज की बनी होती थी, तो दोस्तों याद रखना है कि सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं। कहां से मिली है, तो हड़प्पा से। दोस्तों अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के दूसरे केंद्रीय नगर की। दूसरा जो केंद्रीय नगर है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मैंने कहा केंद्रीय नगर, तो ये भी किस प्रकार का नगर था, एक प्रकार का केंद्रीय नगर था। यानी 3 केंद्रीय नगरों में से ये भी एक था, ठीक है।
यानी पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा धौलावीरा। ये तीसरा जो है कह सकते हैं क्या था, केंद्रीय नगर था। अब देखिए ये जो है इसकी जो प्राप्ति हुई है वो पाकिस्तान से हुई है। ये भी कहां से मिला है, पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान में कहां से मिला है दोस्तों, तो पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसको कहा जाता है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत हो जाएगा, सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में, और जिले का नाम है लरकाना। क्या नाम है दोस्तों, लरकाना। तो लरकाना नाम का जिला है जहां से इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी मोहनजोदड़ो का पता चला है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो 1922 में। कब हुई है, 1922 में। और जिसने खोजा है उनका नाम है राखाल दास बनर्जी। क्या नाम हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी। इस चीज को याद रखिएगा कि इसकी खोज किसने की है। जो पहला वाला मैंने बताया हड़प्पा, उसको किसने खोजा है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। वो भी एक केंद्रीय नगर था, ये भी एक केंद्रीय नगर है। उसकी खोज 1921 में हुई है हड़प्पा की, और इसकी 1922 में हुई है। उसको किसने खोजा है, तो उसकी जो खोज है वो आपका कह सकते हैं दयाराम साहनी द्वारा की गई है। और इसकी खोज किसने की है, तो वो राखाल दास बनर्जी ने की है। किस वर्ष में की है, तो 1922 में इस स्थल को खोजा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों नगर किसके निर्देशन में खोजे गए, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसने खुजवाया था इसको, तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने इन नगरों की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए जॉन मार्शल ने ही एक लाइन और दी यहाँ पर। जॉन मार्शल जी कहते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता थी, सब कुछ था। पूछा गया कि साहब इतनी बड़ी सभ्यता आखिर अचानक से नष्ट कैसे हो गई, समाप्त कैसे हो गई। तो जो जॉन मार्शल है उनका कहना है कि सिंधु नदी एक बड़ी नदी थी उस जमाने में। आज भी देखिए, आज भी नदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उस जमाने में क्या समय रहा होगा जब पानी पर्याप्त मात्रा में रहता होगा नदियों में। ठीक है, आज नदियां जब अपने पे आ जाती हैं तो किसी को नहीं छोड़ती हैं। सोचिए उस जमाने में कैसे क्या रहा होगा। तो जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी, और सिंधु नदी में 7 बार बाढ़ आई। कितनी बार आई है, तो 7 बार बाढ़ आई है। और 7 बार बाढ़ आने के कारण ये नगर जो है वो डूबकर समाप्त हुआ था। इसी जगह पे एक विचारक और हैं जिनका नाम है KUR। क्या नाम है, KUR कनेडी। क्या नाम है दोस्तों, तो KUR कनेडी। तो कनेडी जो महोदय हैं, कनेडी ने ये कहा, कनेडी जी ने कहा कि ये मलेरिया फैल जाने से जो है ये सभ्यता खत्म हुई है। कैसे, मलेरिया। ठीक है, तो हालांकि अलग अलग विचारक अपना अपना मत देते हैं। अब उस समय ना तो आप मौजूद थे, ना हम मौजूद थे, ना कनेडी जी मौजूद थे, मतलब कोई भी नहीं था। लेकिन विचारकों का अपना अपना मत है, अपना अपना तर्क है। ठीक है, तो KUR कनेडी ने माना कि ये जो सभ्यता है इसके नष्ट होने का बस एक कारण था कि उस समय कोई महामारी फैल गई थी, मलेरिया टाइप की या फिर कोरोना टाइप की, जिसकी वजह से ये सभ्यता क्या हुई है दोस्तों, नष्ट हुई है, वरना ये नष्ट होने वाली सभ्यता नहीं थी। साथियों माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है ये भी जो बाकी के यहाँ के जो लोग थे, अधिकांश जो निवासी थे यानी निवास करने वाले थे, वो सब भूमध्य सागरीय थे। किस तरह से थे, भूमध्य सागरीय जलवायु के लोग थे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट टाइप के भी कुछ लोग वैज्ञानिक बताते हैं, तो सबका अपना अपना मत है। वास्तव में क्या था ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर बात करें तो ये क्षेत्रफल में जो मोहनजोदड़ो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा स्थल था। सबसे जो है कह सकते हैं क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा स्थल था। कौन सा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो दूसरा सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है साथियों, एक चीज और याद रखिएगा कि इसको सिंध का बाग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंध का बाग। सिंध का बाग के नाम से जाना जाता है, ये इसका उपनाम है। ठीक है, जैसे हम लोग वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहते हैं, सरदार की उपाधि देते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देते हैं। इसी तरीके से ये जो सिंध, इसको क्या कहा जाता था, सिंध का बाग भी कहा जाता था साथियों। और इसको मृतकों का टीला भी कहते थे। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। तो ये भी याद रखिएगा कि मृतकों का टीला के नाम से किसको जाना जाता है, तो मृतकों का टीला पूछ ले तब भी आपका क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और आपका जो है अगर कह देता है कि जो सिंध का बाग है वो किसे कहा जाएगा, तो वो भी किसको कहा जाएगा,
वो भी आपका जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाएगा। ठीक है, इसको स्तूप का टीला भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा कि स्तूप का टीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्तूप का टीला आ जाए, मृतकों का टीला आ जाए, सिंध का बाग आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर यहीं से एक महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। ये भी माना जाता है कि एक बहुत बड़ा सा महाविद्यालय जो है उसके साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। यानी ये पता चलता है कि उस समय भी शिक्षा व्यवस्था रही है, हालांकि बहुत खुलकर इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, अगली चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी नगर थे सिंधु सभ्यता के सारे दो भागों में बटे थे। एक पूर्वी टीला था और दूसरा पश्चिमी टीला। एक आध जगह पर अपवाद है, बाकी सब जगह पर ऐसा ही पाया गया है। जो पूर्वी टीला था वो सामान्य जनता का निवास स्थान था, यानी आम आदमी यहाँ पर रहता था, सामान्य जन यहाँ पर निवास करता था। जबकि ये जो हिस्सा था ये प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करता था। तो ये भी याद रखिएगा कि और जो सामान्य क्षेत्र है इसको नगर कहा जाता था। जो पश्चिमी टीला होता है ये चार दीवारी से ढका होता था और इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी टीले को इसको दुर्ग भी कहा जाता है या फिर इसको गढ़ी भी कहा जाता है। गढ़ी या दुर्ग, यहाँ पर राजा महाराजा जो समय शासक वर्ग था वो निवास करता था। साथियों, जो पश्चिमी टीला था वहां से एक बहुत बड़ा सभा भवन भी मिला है। सभा भवन क्या होता है? जहां पर आप ये समझ सकते हो कि कोई बड़ी सभा जब होती थी तो वो यहाँ पर होती थी। ठीक है, तो सभा जो भवन है वो कहाँ से मिला है? तो पश्चिमी टीले से मिला है। और साथ ही साथ पुरोहित आवास पाए गए हैं। पुरोहित आवास जो पूजा पाठ वगैरह जो संपन्न कराते हैं उनके आवास भी मिले हैं। कहाँ से? तो पश्चिमी टीले से। और किस पश्चिमी टीले से? तो मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी टीला है वहां से पुरोहित आवास भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि यहाँ से एक स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार। स्नानागार जो है बहुत चर्चा का विषय है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो याद रखिएगा कि जो है स्नानागार मिला है और विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, वैसे तो हर जिले से जो है हर घर में नल पाया गया है और जो आपका हर नगर से जो है स्नानागार मिले हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में जितने स्नानागार पाए गए हैं उन सारे स्नानागार में सबसे बड़ा स्नानागार जो मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वो आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है, इसको जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ये जो स्नानागार है इसका इस्तेमाल कुछ खास काम के लिए किया जाता हो, किसी विशेष अवसर पर, जैसे तीज त्योहार में किया जाता हो। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो स्नानागार है इसको देखकर लोग बड़ा अचरज करते हैं। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है सर जॉन मार्शल। मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। क्या कहा है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। ठीक है, विश्व का आश्चर्य। ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपसे अगर पूछ ले कि किसने इसको जो है तत्कालीन विश्व का आश्चर्य यानी उस समय के जो समाज था उस समाज के हिसाब से इसको पूरी दुनिया का आश्चर्य बताया, तो किसने बताया था? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, सोचिए इतने पहले, आज से 4500 साल पहले हमारे पास अपना स्विमिंग पूल होता था, स्नानागार होता था। और ये जो स्नानागार होते थे दोस्तों, इनके विषय में एक चीज और समझ लीजिएगा कि ये पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, इसमें जो है सीढ़ियां बनी होती थी, लोग सीढ़ियों से पानी तक जाया करते थे, पानी में बैठकर स्नान करते थे, पानी की निकासी की व्यवस्था मिली है। मतलब सारी चीजें आप सोच सकते हैं कि जो भी आज आप देख रहे हैं, जितना भी अपने आप को आप मॉडर्न कहते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पुराने लोग हम लोगों को मात देने में सक्षम हैं। ये जो स्नानागार है इसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है दोस्तों वो हो जाएगी 12 मीटर। याद रखिए, सोचिए 12 मीटर लंबा जो है स्नानागार मिला है। और इसकी जो चौड़ान पाई गई है वो चौड़ाई है 7 मीटर। कितना मिली है? 7 मीटर। और जो गहरान है दोस्तों वो है गहराई, यानी जो है जहां पर कह सकते हैं लोग स्नान करते थे, ये मिला है 2.5 मीटर। कितना मिला है? तो 2.5 मीटर। सोचिए, लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई जो है वो 2.5 मीटर की जो है गहराई पाई गई है। इसीलिए इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है। इसमें महिलाओं के स्नान करने के लिए अलग व्यवस्था थी और पुरुषों के स्नान करने के लिए अलग व्यवस्था थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। जितने भी मकान पाए गए हैं सभ्यता में, वो मकान जो है वो छत जो है उसकी जो छत होती थी
वो लकड़ी की बनी होती थी। किसकी होती थी दोस्तों? तो लकड़ी की बनी हुई छत होती थी, इस चीज को भी याद रखेंगे। और ज्यादातर जो मकान है वो 2 से 3 मंजिले के पाए गए हैं। सोचिए कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का सिस्टम आज भी नहीं है। जितने भी मकान हैं 2 से 3 मंजिले तक पाए जाते हैं। और मकानों पर चढ़ने के लिए यानी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की दूरी को तय करने के लिए बाकायदा सीढ़ियां बनी होती थी। क्या होती थी? तो सीढ़ियां बनी होती थी। ये भी याद रखना कि सीढ़ियां भी प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी दरवाजे हैं सारे के सारे दरवाजे जो है वो गली की तरफ खुलते थे, यानी सड़क मुख्य द्वार की तरफ नहीं खुलते थे। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। खाली लोथल एक ऐसी जगह है, जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो आगे उस पर भी बताएंगे आपको। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीरियल से पड़ी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। जो लोथल नाम का नगर है दोस्तों, वो कह सकते हैं कि लोथल जो है एक ऐसा नगर है जहां से दरवाजे मतलब मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया गया है पूरी सभ्यता में, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम से, इसी के जो दक्षिण और पश्चिम का जो क्षेत्र है वहां से जल निकासी के साक्ष्य, वही बात जो मैंने बताई कि पानी जो है उसको बढ़िया से निकालने की व्यवस्था जो है इस सभ्यता में पाई गई थी। साथियों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने जो इष्ट मित्र हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर अवगत कराएं। अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही सूटेबल होगा, ठीक है। आपको मतलब कहीं भी कोई फैक्ट ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, सविस्तार जानकारी आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला, यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। मूर्ति प्राप्त हुई है और वो मूर्ति किसकी है? कांसे की बनी है, यानी कांसे की। कांसा जो है आपको पता है कि तांबा और टिन जब मिला देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? तो उससे कांसा बनता है। तो कांसे की जो है एक मूर्ति मिली है जिसको देवदासी की मूर्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? देवदासी की मूर्ति, या इसको हम कह सकते हैं नर्तकी की मूर्ति मिली है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कांसे की नृत्यांगना की, नृत्य करती हुई फोटो, यानी नृत्यांगना जो है, नृत्यांगना की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है। इस चीज को याद रखिएगा कि 10 इंच की एक मूर्ति प्राप्त हुई है और उसका जो है कह सकते हैं वो कांसे की बनी है। इसके अलावा 1200 जो है, 1200, 1-2 की बात नहीं कर रहा है, 1200 जो है यहाँ से मुहरें प्राप्त हुई हैं। और जितनी भी मुहर यहाँ से मिली है वो सब की सब कैसी है? वर्गाकार है, यानी वर्ग के आकार की है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में किस स्थान से 1200 वर्गाकार जो है वो मिली है, क्या कहते हैं, मुहरें प्राप्त हुई हैं? तो वो आपका जो है वो मिली है कहाँ से? वो आपका मोहनजोदड़ो से। सारी की सारी मुहरें किस चीज की बनी होती थी? तो सेल खड़ी की बनी होती थी, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी इसलिए नहीं बनाता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे और आप लोग इसको सीरियल से एकदम लेकर चलें, ठीक है। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता है वहां से एक सूती कपड़ा मिला है। क्या मिला है दोस्तों? तो सूती वस्त्र मिला है जिसमें चाकू रखा हुआ है। क्या रखा है? चाकू, ठीक है। तो चाकू रखा हुआ, सूती कपड़ा है, उसी कपड़े में क्या रखा है? उसी में चाकू रखा हुआ है। तो ऐसा पाया गया है, वो कहाँ? आपका कह सकते हैं ये जो है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा अगर सड़कों की बात करें तो एक सड़क मिली है जिसका नाम रखा गया है राजपथ। क्या रखा गया है? राजपथ, यानी राजा का पथ, ठीक है। तो राजपथ नाम की सड़क कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। दोस्तों ये जो राजपथ है ना, इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है। लंबाई कितना है? 10 मीटर। और इसकी जो चौड़ान है वो भी कितनी है? तो 10 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों कितनी है? 10 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी एक सड़क पाई गई है जिसको राजपथ नाम दिया गया है, ठीक है। और सड़क को पक्का करना, यानी उसको जो है पक्का करना मतलब उसको डामर वगैरह लगाने का, इस तरह का साक्ष्य जो है वो भी यहाँ से मिलता है कि ऐसा लगता है कि लोग सड़क को जो है वो लंबा चौड़ा करना चाह रहे थे। जो मोहनजोदड़ो है वहां से जो ईंट प्राप्त हुई है वो 3 तरह की ईंटें सबसे ज्यादा चर्चा में है। एल ईंट जो कोने में लगाई जाती थी, कहां पर? कोना, ठीक है। जैसे घर बना रहे, जमीन बना रहे, मकान बना रहे, तो कहीं पर कोने में एडजस्ट करना हुआ तो एल आकार की ईंट होती थी। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि आपका वृत्ताकार ईंट जो मिली है वो छत के लिए इस्तेमाल करी जाती थी। और साथ ही साथ एक ईंट और प्राप्त हुई है जिसको हम आयताकार कहते हैं, यानी आयत के आकार की जो ईंट है वो कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से मिली है, आयताकार ईंट, ठीक है। और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जितनी भी ईंटें पाई गई हैं इन सारी ईंटों में, यानी पूरी सभ्यता में जितनी भी ईंटें पाई गई हैं उनमें जो सबसे बड़ी ईंट मिली है दोस्तों, कौन सी?
सबसे बड़ी ईंट, तो बड़ी ईंट जो है वो आपका कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। बड़ी ईंट कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। इसकी जो कह सकते हैं कि जो ऊंचाई है, जो इसकी चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है। कितना, 6 सेंटीमीटर। ये जो है चौड़ाई की बात कर रहा है 6 सेमी, ठीक है, सेमी का मतलब सेंटीमीटर। इसके बाद अगर इसकी जो है कह सकते हैं लंबाई की बात करें तो 51 सेंटीमीटर। कितना है, 51 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 51 सेंटीमीटर इसकी कह सकते हैं कि क्या है, लंबाई है। और जो इसकी चौड़ान है वो कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर। दोस्तों आशा कर रहा हूं कि आज की वीडियो से आपने हड़प्पा और सभ्यता के जो, अगर इस वीडियो को पूरा देखा आपने, बढ़िया से देखा, तो इससे बनने वाले जितने भी सवाल हैं हड़प्पा सभ्यता के, अब वो आपसे बाहर नहीं जाएंगे और आप लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अपना ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, पेड बैच चल रहे हैं बैचेस में, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, पॉपुलेशन, यूपी स्पेशल, जनरल साइंस, हर तरह की चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। मैपिंग आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जो भी आपका जो कह सकते हैं लेटर, प्री और मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ, आपको लेटर ड्राफ्टिंग है, एसे राइटिंग है, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो अगर आप बैच लेने के इच्छुक हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 72 75 12 90 52, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आप हमारा जो पेड बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में इससे जोड़ें, और अपना जो स्नेह है, अपना जो समर्थन है वो देते रहिए, ताकि हम लोग इसी तरह से आगे हर विषय पर आपको वीडियो देते रहें, चाहे वो उत्तर प्रदेश का टॉपिक हो, जनसंख्या का टॉपिक हो, हर विषय पर। तो ठीक है साथियों, लेते हैं विदाई, नमस्कार। फिर भेंट होगी आप लोगों से, ईश्वर ने चाहा तो।